मार्वल फैंस हर मूवी और उसमें छुपी हुई हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं और उसमें कोई ना कोई रेफरेंस या फिर ईस्टर एग्स निकाल ही लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारी डिटेल्स उनसे मिस हो जाती हैं और आज मैं बात करूंगा अवेंजर्स एंड गेम में 25 ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में शायद डाई हार्ड फैंस ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। मूवी की स्टार्टिंग में टोनी पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि वो 21 दिनों से स्पेस में है और फिर करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं 22 दिनों से स्पेस में है। तो ये सीधा सीधा रेफरेंस है मार्वल की अभी तक की मूवीज का, जो कि अवेंजर्स एंड गेम से पहले 21 थी लेकिन इसके बाद 22 हो गई हैं। इसी सीन में टोनी का आधा हेलमेट डैमेज दिखता है जो कि इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल का नतीजा है, लेकिन इसके साथ साथ ये एंड गेम की भी क्लाइमैक्स को दर्शाता है जहां पर स्नैप करने के बाद टोनी की आधी बॉडी डैमेज हो जाती है। मूवी की शुरुआत में जब मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो आता है तो उसमें सिर्फ हमें वही कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में जिंदा बचे थे, और जो कैरेक्टर्स डस्ट बन गए थे उन्हें इस इंट्रो से हटा दिया जाता है। यहाँ पर फनी चीज ये है कि एंटमैन को भी हटा दिया जाता है, जबकि वो तो जिंदा था लेकिन क्वांटम रेल में फंसे होने की वजह से वो दुनिया के लिए मर गया था। कैप्टन अमेरिका के सेशन में डायरेक्टर जो रूसो को तो सबने नोटिस किया, लेकिन वहां पर एक और इंसान भी मौजूद था और वो थे थैनोस के क्रिएटर जिम स्टारलिन। मूवी में सिर्फ डायरेक्टर जो रूसो का नहीं बल्कि उनकी दोनों बेटियों का भी कैमियो था। उनकी पहली बेटी एवा ने रोल किया था क्लिंट की बेटी लायला बार्टन का, और उनकी दूसरी बेटी लिया ने रोल किया था हल्क की फैन का, जो कि उसके साथ सेल्फी लेने आती है। 5 साल का लीप होने के बाद सबसे बड़ा चेंज नजर आया कैप्टन मार्वल के लुक में। कई सारे फैंस ये देखकर शॉक भी हुए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, लेकिन जो कॉमिक बुक फैंस हैं वो जानते हैं कि कॉमिक्स में उनका लुक ऐसा ही है। न्यू एसगार्ड तो थॉर कहीं भी बना सकता था, लेकिन उसने नॉर्वे को ही इसलिए चुना क्योंकि ओडिन और फ्रॉस्ट जायंट्स की पहली लड़ाई नॉर्वे में ही हुई थी और यहीं पर ओडिन ने टेसरेक्ट को छुपा दिया था, जैसा कि हमने पहली थॉर मूवी में देखा। और इसके बाद यहीं से टेसरेक्ट मिला रेड स्कल को कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, और इसके साथ साथ ओडिन ने अपने आखिरी दिन भी नॉर्वे में ही बिताए थे। इसलिए नया एसगार्ड बनाने के लिए थॉर को इससे अच्छी जगह कोई मिल ही नहीं सकती थी। टोनी अपनी बेटी का नाम मॉर्गन स्टार्क रखता है। कॉमिक्स में मॉर्गन स्टार्क टोनी का इविल कजिन है जो कि उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को हथियाना चाहता है। जब टोनी कैप को उनकी शील्ड लौटाता है तो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक प्ले होता है वो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर मूवी का थीम सॉन्ग है। जब अवेंजर्स क्वांटम रेल में एंटर कर रहे होते हैं तब नताशा उनसे बोलती है कि चलो 1 मिनट में मिलते हैं, और दुख की बात यह है कि नताशा ही है जो उनमें से वापस नहीं आ पाती। जब कैप्टन माइंड स्टोन के लिए लिफ्ट में जाते हैं तो ये कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की आइकॉनिक लिफ्ट फाइट सीन की तरह लगता है। अब यहाँ पर फाइट तो नहीं होती, लेकिन कैप हाइड्रा के लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो उन्हीं के साथ है, हेल हाइड्रा बोलते हैं। ये मोमेंट तो जबरदस्त था, लेकिन ये सीक्रेट एम्पायर कॉमिक का एक रेफरेंस भी है जहाँ कैप सच में पूरा टाइम हाइड्रा के एजेंट होते हैं। लोकी टेसरेक्ट को अपने हाथ में लेके कहीं टेलीपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन वो कहाँ गया ये हमें पता नहीं चल पाता। अब लोकी की आने वाली टीवी सीरीज की स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होगी। जब प्रोफेसर हल्क टाइम स्टोन के लिए एंशिएंट वन के पास जाता है तब वो कहती है कि वो ये स्टोन उसे नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उनकी रियलिटी में एक भी स्टोन कम हुआ तो उनकी रियलिटी के टाइम का फ्लो बिगड़ जाएगा और उन्हें खतरा होगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रेजेंट में तो थैनोस ने 5 साल पहले ही सारे स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो फिर वहां उनकी रियलिटी को कुछ खतरा क्यों नहीं हुआ। जब क्लिंट और नताशा गार्जियंस की शिप में वॉर्मीर जा रहे होते हैं तब क्लिंट बोलता है वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम बुडापेस्ट, यानी हम बुडापेस्ट से काफी दूर आ गए हैं। हिंदी डबिंग में शायद ये डायलॉग चेंज कर दिया गया था। बुडापेस्ट के बारे में क्लिंट और नताशा पहली एवेंजर्स मूवी में भी बात करते दिखे थे, लेकिन वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो हमें ब्लैक विडो की मूवी में ही पता चलेगा। स्टैन ली के कैमियो पर तो सबने तालियां बजाई थी, लेकिन उनकी गाड़ी के पीछे अगर आपने नोटिस किया हो तो लिखा रहता है नफ सेड। ये स्टैन ली की दूसरी सबसे पॉपुलर लाइन थी, पहली है एक्सेलसियोर। जब कैप और टोनी 1970s में जाते हैं तो कैप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उस पे लिखा रहता है रॉस्को। ये रेफरेंस है रॉस्को सिमंस का, जो कि कॉमिक्स में स्टीव रॉजर्स के नोमैड बनने के बाद खुद कैप्टन अमेरिका का मेडल हासिल कर लेता है। उस वक्त कई सारे लोग शॉक्ड रह गए जब उन्हें पता चला कि टोनी के पिता हार्वर्ड स्टार्क के बटलर का नाम जाविस था, लेकिन जिन्होंने एजेंट कार्टर टीवी सीरीज देखी है या फिर कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें ये बात पहले से मालूम थी। एजेंट कार्टर और एंड गेम दोनों में ही ये कैरेक्टर जेम्स डार्सी ने प्ले किया था, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एमसीयू कैरेक्टर जो पहले टीवी सीरीज में इंट्रोड्यूस हुआ हो वो हमें बाद में मूवी में दिखा हो। जब हमें 1970s के हैंक पिम दिखते हैं तब उनकी लैब में एक हेलमेट पड़ा दिखता है। ये एंटमैन का क्लासिक कॉमिक बुक हेलमेट है। थैनोस ने अपनी स्वॉर्ड से कैप की वाइब्रेनियम की शील्ड तोड़ दी थी। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी के विजन में और कॉमिक्स में थैनोस से लड़ते हुए भी ये शील्ड ऐसे ही टूटी थी।
जब फाइनल बैटल के दौरान सारे डस्ट बन चुके कैरेक्टर्स वापस आते हैं, तब जिस सीन में हमें होप दिखती है, उस सीन में हमें मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर हावर्ड द डक भी दिखता है। हावर्ड एक पॉपुलर कैरेक्टर है और इससे पहले हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 में भी दिख चुका है। हावर्ड द डक की मूवी भी आ चुकी है। कैप्टन का थॉर के हैमर को उठाना मूवी के कूलेस्ट सीन्स में से एक था। कैप कॉमिक्स में भी म्योलर को उठा चुके हैं और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी उन्होंने इसे थोड़ा सा हिला दिया था। रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि कैप उस वक्त भी इसे पूरा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि थॉर को बुरा न लगे कि उसके अलावा भी कोई इसके लिए वर्दी है। टोनी के फ्यूनरल पे पेपर फूलों के साथ साथ टोनी का पहला आर्क रिएक्टर भी रखती है, जिस पर लिखा रहता है प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। आयरन मैन 1 में जब टोनी दूसरा आर्क रिएक्टर बना लेता है, तब पिछले वाले को पेपर ने ही फ्रेम करवा के टोनी को गिफ्ट किया था। वैसे डाई हार्ड फैंस ने तो नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन कई लोगों की समझ में नहीं आया कि टोनी के फ्यूनरल पे आखिर ये लड़का कौन था। तो ये था हार्ली कीनर, जो कि इससे पहले में आयरन मैन 3 में टोनी की हेल्प करते दिख चुका है। और इतने सालों बाद अचानक से इसके दिखने से ये बात साफ होती है कि अगला आयरन मैन शायद यही बने, और उसका नाम हो सकता है आयरन लैड, जो कि कॉमिक्स में भी एक कैरेक्टर है। मूवी के एंड में हमें ओल्ड कैप्टन अमेरिका दिखते हैं। कैप अपनी शील्ड सैम को दे देते हैं और बकी भी वहां पर मौजूद रहता है। कॉमिक्स में बकी और सैम दोनों ही कैप्टन अमेरिका का मेंटल हासिल कर चुके हैं। बकी और सैम टीवी सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखने वाले हैं। एंडिंग में थॉर न्यू एसगार्ड वैल्किरी को सौंप कर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन कर लेता है और मजाक मजाक में कहता है कि अब हमें लोग एसगार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बोलेंगे। कॉमिक्स में इस नाम की टीम पहले से मौजूद है। सो गाइस, अगर आपने भी इस मूवी में कोई ऐसी खास चीज ऑब्जर्व की हो जो मुझसे मिस हो गई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।